Hello everybody, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही होगी और एनसीईआरटी भी समझ में आपके आ रही होगी। तो जैसे कि आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने अपना सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और जितनी भी एज है हमारी वो अच्छे से कवर कर ली थी। कहने का मतलब है 1500 बीसी तक हम पढ़ चुके हैं और अब इसके बाद 1500 बीसी से लेकर अब हम 1000 बीसी 600 बीसी तक आपका वैदिक कल्चर चलता है, जो कि अब हम एडी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। और इसके बाद आपका आ जाएगा जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये 2 आ जाएँगे उसके बाद, ठीक है? अभी बेसिकली वैदिक कल्चर पर आ चुके हैं हम, क्या हमारा वैदिक कल्चर था उस टाइम पे, कैसे और क्या-क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो टाइम पीरियड अब आ चुका है हमारा 1500 से 600 बीसी तक, है ना? इस बीच में आपका पूरा वैदिक कल्चर एंड हो चुका है। वैदिक कल्चर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। बट फिलहाल मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि वैदिक कल्चर आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक में समाप्त हो चुका है। उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? ओके, तो अब हम थोड़ा-सा वैदिक कल्चर के ऊपर बात करते हैं। आज बेसिकली वैदिक कल्चर के लिए कोई एडिशनल सोर्सेज़ नहीं है, सिर्फ़ हम एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं और एनसीईआरटी से भी हम अच्छी तरह से आज के लेक्चर में हम अर्ली वैदिक और अगले लेक्चर में लेटर वैदिक कवर कर देंगे। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहले अभी हमको देखना है वैदिक कल्चर में क्या-क्या पढ़ने वाला है, क्या-क्या पॉइंट है। पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन्स। मैंने बताया था ना कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी, अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई थी इस वजह से, या फिर वहाँ पर क्या हुआ था कि आर्यन्स आ गए थे, उन्होंने इन्वेशन कर दिया था, इस वजह से वो चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। ये कुछ लोगों का ये कहना है। एग्ज़ाम में आता है तो आप दोनों थ्योरी इलैबोरेट करोगे क्योंकि आपको नहीं पता है एग्ज़ैक्ट क्या है, और एग्ज़ाम में आएगा तो आपको दोनों थ्योरी बतानी पड़ेगी। ओके। तो ओरिजिनल होम, सबसे पहले हम ओरिजिनल होम की बात करेंगे, उसके बाद हम वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे, थोड़ा एक मोटा-मोटा आइडिया लेंगे वेद्स का। फिर हम आ जाएँगे अपने ऋग्वेदिक पे और लेटर वैदिक पे। ऋग्वेदिक को अर्ली वैदिक भी कहा जाता है और ऋग्वेदिक भी। अब क्या-क्या, क्यों ऋग्वेदिक नाम कैसे पड़ा, ये लेटर वैदिक नाम कैसे पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है? ओके। तो चलो फिर अभी ज़रा हम शुरू करते हैं, खुश हो जाओ एकदम, कॉपी पेन हाथ में और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो पॉइंट्स बनाते रहो, नोट्स अपने खुद बनाना क्योंकि वही चीज़ अच्छी है, ठीक है? ओके। इसके बाद द सिटीज़ ऑफ द हड़प्पन कल्चर हैड डिक्लाइन्ड बाय 1500 बीसी। हड़प्पन कल्चर हमारी 1500 बीसी तक समाप्त होने पर आ गई थी। जितनी भी सिविलाइज़ थी, वो सिविलाइज़ेशन एकदम परफेक्ट थी, बट इसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, लोग अनसिविलाइज़्ड होना शुरू हो गए थे। अभी फिलहाल तो वैदिक कल्चर क्या है कि उनके रहन-सहन के तरीके को बताता है। अब वैदिक कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? वैदिक कल्चर की इम्पोर्टेंस ये है, जो वेद वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं, भई किसी पे अब उस टाइम पे लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो होते नहीं थे, है ना? कोई मतलब भई कोर्ट वगैरह नहीं है, किसी को अगर पनिशमेंट देनी है तो कैसे दोगे भाई? है ना? कोई कोर्ट वगैरह है नहीं, कोई केस वगैरह तो बनते नहीं थे वहाँ पे, कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है वहाँ पे, ना कोई आईपीएस बन रहा है ना? तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। तो अब वहाँ पे लोग बाग किस चीज़ को, तो वो एक वेद थे, वेदों में ये लिखा गया था कि ये चीज़ आपके लिए गलत है, तो वो लोग ना इस चीज़ को फॉलो करते थे। वो लोग डर मानते थे कि यार अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ें होंगी। तो इस वजह से ये थे वो पॉइंट। उनके दिमाग में ये बात थी कि यार हम जो कर रहे हैं, ये सब भगवान देख रहा है, वो हमको सज़ा देगा। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे, वो लोग फॉलो इस चीज़ को करते थे। ठीक है? Consequently, their economics and administrative system had slowly declined. उनकी आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सब बिगड़ने लग गई थी। Around this period, the speaker of Indo-Aryan language Sanskrit entered the Northwest India. Northwest India में कुछ आर्यंस एंटर करे, ठीक है? और दे वुड हैव कम इन स्मॉल नंबर्स थ्रू पासेस। वो छोटे-छोटे अमाउंट में आए, लेकिन धीरे-धीरे करके उन्होंने पूरा एरिया अपना कब्जा लिया था। ठीक है? 6th सेंचुरी तक आते-आते, कहने का मतलब अभी ये बेसिकली ये वाला पैराग्राफ खाली इंट्रोडक्शन है कि 6th सेंचुरी तक आते-आते, जैसे यहाँ पे लिखा है, बाय 6th सेंचुरी दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया अपना कैप्चर कर लिया था, वहीं पे मज़े लेने लग गए थे। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद दिस पीरियड बिटवीन 1500 बीसी एंड 600 बीसी में डिवाइडेड। अब ये जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का एरिया है वैदिक कल्चर का, ये 2 पीरियड में डिवाइड कर देंगे। पहला अर्ली वैदिक, जिसको हम ऋज वैदिक भी बोलते हैं, दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है? अर्ली वैदिक का समय है 1500 से 1000 बीसी का और लेटर वैदिक का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का। तो इस पूरा टोटल वैदिक कल्चर 1500 से 600 बीसी के बीच में समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया होगा? ओके। ये हम कहाँ जा चुके हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है डिवाइडेड इनटू द अर्ली वैदिक पीरियड और रिज वैदिक पीरियड, जिसका अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस पढ़ेंगे अब हम। अब इनका मतलब आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अब हमको ये देखना है, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन एंड देयर आर सेवरल व्यूज। ये अभी तक एक्चुअल में फिक्स नहीं हुआ है कुछ भी, और इसके अलग-अलग पॉइंट हैं सभी लोगों के।
ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट रीजन्स एज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, काफी सारे स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है कि यहाँ से ये लोग आए होंगे। कहाँ से आए होंगे? दे इंक्लूड द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन है जैसे कि जर्मनी, सेंट्रल एशिया एंड सदर्न एशिया। ठीक है, यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक आर्ग्यूज दैट द आर्यंस केम फ्रॉम आर्कटिक रीजन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भी यही कहा है कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से ही आए हैं। ठीक है, अब चलो जहाँ से भी आए हैं इन्होंने बदतमीजी खूब करी और अपना मजे-वजे लेके चले गए, ठीक है? ओके। इसके बाद फ्रॉम देयर द आर्यंस मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, जहाँ पे यहाँ से क्या कहते हैं अपने आर्कटिक रीजन से इन्होंने अलग-अलग जगह पे एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट के अलग-अलग जगह पे इन लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? इंडिया में ये लोग कब आए थे? दे एंटर्ड इंडिया इन अबाउट 1500 बीसी एंड केम टू बी नोन एज़ इंडो-आर्यन, दे स्पोक द इंडो-आर्यन लैंग्वेज। 1500 बीसी के आसपास ये लोग एंटर कर गए थे, क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि थ्योरी एक ये भी कहती है कि इन लोगों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करी है। तो 1500 बीसी तक हमको पता है, उसका टाइम पीरियड 1500 बीसी तक का है। 2500 से 1500 बीसी एनसीईआरटी क्लेम करती है, 2350 से 1750, तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अप्रॉक्स टाइम है। ठीक है, तो 1500 बीसी में ये लोग एंटर आए, संस्कृत इनकी लैंग्वेज थी और उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो आपको ओरिजिन इनका पता चल गया। वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं अब हम कि वैदिक का साहित्य क्या रहने वाला है। ठीक है, द वर्ड वेद इज ड्राइव फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स टू नो। ठीक है, ये जो वेदा शब्द निकल के आया है, ये विद शब्द से निकल के आया है, जिसका मीन्स है विच मीन्स टू नो, मतलब जिस चीज को जानना, जान पहचान करना। ठीक है, ये इसका मतलब है। इन अदर वर्ड्स द टर्म वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि वेदा जो है, वेदा अगर जो शब्द है, ये सुपीरियर, एक एक्सट्रीम नॉलेज, एक एक्सट्रीम आपकी विद्या, एक्सट्रीम आपकी जानकारी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास। ये 4 वेद का मतलब 4 वेद हैं इसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब मेरी बात सुनो, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसको ऋग्वेदिक भी कहते हैं। ऋग्वेदिक इसीलिए कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं, इसीलिए कहते हैं कि अर्ली वैदिक में सिर्फ एक ऋग्वेदिक ही वो करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया है, सिर्फ एक ऋग्वेदिक। ठीक है, बाकी लेटर वैदिक में बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेद आपके लेटर वैदिक में आ गए हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का। ठीक है, बाकी जो सिर्फ एक ऋग्वेद है जो अर्ली वैदिक में आ चुका है, जिसका अपने आप में कॉन्सेप्ट है, वो हम समझेंगे, उनका पॉलिटिकल लाइफ समझेंगे, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, वो सब हम आगे समझेंगे। जैसे लिखा ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड है ना, ये सब हम समझेंगे। तो 4 वेद थे, अर्ली वैदिक में ऋग्वेद आता है सिर्फ, और लेटर वैदिक में बाकी 3 वेद आते हैं। समझ में आ गया होगा। अब एक-एक करके देखते हैं। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट ऑफ द 4 वेद। सबसे पहला ऋग्वेद था, जिसमें कि 128 हिम्स हैं। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स बेसिकली कह लो कि एक चीजें दर्शाने का तरीका है उनका। जैसे कुछ लोग राइमिंग में दर्शाते हैं, तो इनकी राइमिंग नहीं थी, इनको हिम्स बोला जाता है। हिम्स कहने को भजन भी कह लो या फिर कुछ और कह लो, उनको दर्शाने का तरीका। तो उसमें 1028 हिम्स थे। ठीक है, ओके। द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी एट द टाइम ऑफ। यजुर्वेद में क्या होता था कि सैक्रिफाइस के टाइम पे जो भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, वो यजुर्वेद कंसिस्ट करता है। ठीक है, सामवेद इज सेट टू ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के टाइम कुछ चैंटिंग के लिए म्यूजिक वगैरह जो है ना, म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से, ध्यान रखना इस बात का, म्यूजिक का ओरिजिन जो है वो सामवेद से, तो वो थोड़ा म्यूजिक पर डिपेंड करता है, सामवेद म्यूजिक के लिए। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, बाकी हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स एंड ओरिजिन ऑफ द अथर्ववेद कम्स एज डिटेल्स ऑफ रिचुअल। रिचुअल्स बोलते हैं रीति रिवाज जो होते हैं ना, तो रीति रिवाज हमारे आते हैं अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये सब आपका एक क्विक इंफॉर्मेशन सारे वेद के लिए। ठीक है, beside the Vedas, there are other sacred works like the Brahmans, Upanishads and Aryankas, the epics Ramayana and Mahabharata। मतलब कि वेद से अलग हटके भी कुछ और ज्यादा अच्छी खासी चीजें हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स, उपनिषद हो गए, अरंकास हो गए आपके। एक सेकंड। Beside the Vedas, there are other sacred वर्क्स लाइक द ब्राह्मण्स, उपनिषद, अरंकास, एपिक रामायण एंड महाभारत। अब ये क्या-क्या चीज़ है? ब्राह्मण्स क्या है? ब्राह्मण्स आर द ट्रीटीज रिलेटिंग टू द प्रेयर एंड सैक्रिफाइस। ब्राह्मण जो होते थे, उनका काम ये था कि उनका पूजा-पाठ करने का काम था, कोई हिंसावादी नहीं होते थे, वो उनका बस पूजा-पाठ करने का ही। और ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना गया, उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दी जाती थी उस टाइम पे। ठीक है? उपनिषद क्या है? उपनिषद आर द फिलॉसफिकल टेक्स्ट dealing with topic with the soul, like the soul, the absolute, the origin of the world and the mysteries of nature। देखो, ये जो उपनिषद है ना, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं। ठीक है, इनमें क्या लिखा हुआ है? इनमें ये जो डील करते हैं वो आत्मा से,
आत्मा से डील करते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये चीज़ें मेंशन है उसमें। और तो और जो नेचर की मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी कुछ हैं, वो चीज़ें इनमें मेंशन है। जैसे कि आपका मतलब संसार कहाँ से जन्म हुआ है, ये सब चीज़ें हो गई, अंतरात्मा, है ना? ये वाली चीज़ें मेंशन करते हैं आपके उपनिषद में। ठीक है? ओके। द अरेंकास आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक एंड दे डील विद मिस्टेरियस रिच रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। ये सब जो क्या कहते हैं, अरेंकास में आपके रीति-रिवाज आ जाते हैं। जैसे कोई शादी हो रही है, तो वो पूरे रीति-रिवाज से की जा रही है ना? तो जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रीति-रिवाज, जितने रिचुअल्स आ जाते हैं, वो सब इसमें अरेंकास में प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? ओके। और यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द ऑथर ऑफ रामायण वाज़ वाल्मीकि एंड दैट ऑफ महाभारत वाज़ वेदव्यास। रामायण के ऑथर कौन थे? वाल्मीकि, और महाभारत के वेदव्यास। ठीक है? समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अपने रिच वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड की। अब हम इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है हमारा राजनीतिक संगठन, और इनकी सामाजिक जीवन कैसा था, इनका इनका आर्थिक जीवन कैसा था, और इनका धर्म वगैरह हम देखेंगे। ठीक है? उसके बाद अपना शुरू होगा लेटर वैदिक पीरियड। तो अभी हमको यहाँ तक रिलीजन तक आज हम कर लेंगे, मतलब अर्ली वैदिक हम फिनिश कर लेंगे अपना। ठीक है? ओके। ऋज वैदिक की बात करते हैं। इसको ऋज वैदिक, अर्ली वैदिक भी कहा जाता है। अर्ली वैदिक, ऋज वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऋज वेद का इंट्रोड्यूस हुआ था, बाकी 3 वेद अर्ली वेद, लेटर वैदिक में चले गए थे। ठीक है? टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड है। ओके। During the Rig Vedic period, the Aryans were mostly confined to the Indus region. The Rig Ved refers to Sapt Sindhu or the land of seven rivers. ऋज वेद जो थी वो रेफर करती थी सप्त सिंधु को, जिसको क्या कहते हैं सप्त सिंधु, क्या 7 नदियों का जो लैंड होता था उसको सप्त सिंधु यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किया गया है। तो वो सप्त सिंधु कौन को, मतलब वो नदियां कौन कौन सी थी? दे इंक्लूड द 5 रिवर, जिसमें 5 रिवर इंक्लूड थी, जिन इसमें से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है? 5 ये, और सिंधु और सरस्वती। इंदस और सरस्वती के साथ ये मिलके 7 नदियाँ थी, जिनके लैंड को सप्त सिंधु कहा गया है। ठीक है? ओके। द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द ऋज वैदिक पीपल कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द हेम्स ऑफ द ऋग्वेदा। इनकी जो सामाजिक जीवन है, जो इनका आर्थिक जीवन है, और जो इनका राजनीतिक जीवन है, वो सब इन हिम्स जो ना, 1028 जो हिम्स हैं वेद में, इन सब में मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो आपको अभी क्या है कि मैं मोटा-मोटा मतलब मोटा-मोटा तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि उनका क्या सामाजिक जीवन था, क्या उनका राजनीतिक जीवन था, क्या उनका आर्थिक जीवन था। ठीक है? तो ये सब उसमें मेंशन है। अब वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो अब भाई मेरे को तो थोड़ा पता नहीं चलता। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ ना, जो मैंने पढ़ रखा है, जो एनसीईआरटी में बता रखा है, एडवांस लेवल पे जाके जो पता चलता है, वही बता रहा हूँ मैं। मैं नहीं जानता उस टाइम पे क्या हुआ था, आप नहीं जानते उस टाइम पे क्या हुआ था, हम तो वही पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे पास जो बेसिकली नॉलेज आ रखी है ना, ये मिक्स मसाला मतलब लगा के आ रखी है, जो एक्चुअल में रियलिटी उससे काफ़ी दूर है। ठीक है? तो ये चीज़ भी समझ लो। पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन, ओके। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन वाज़ कुला और फैमिली। जो बेसिक यूनिट थे वो कुला और फैमिली थे। ठीक है? सेवरल फैमिलीज़ जॉइन्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप टू फॉर्म अ विलेज और सेवरल फैमिलीज़, इनका जो रहन-सहन का तरीका था, लोगवार जो थे, ऐसा होता था वहाँ पे ना एक ही कल्चर फॉलो करते थे उस टाइम पे, है ना? जो चीज़ दिख रही है उनको, मतलब जो चीज़ उनको प्राकृतिक चीज़ें लग रही है, उनको पूछते थे, वही चीज़ें और लोग फॉलो करते थे। एक फैमिली वही फॉलो कर रही है, दूसरी फैमिली वही फॉलो कर रही है, तीसरी भी वही फॉलो कर रही है, चौथी भी वही फॉलो कर रही है। तो ये लोग करते थे कि जो एक ही उनका समानता रहती है ना, जो कॉमन रहता था इन सब में, तो जो कॉमन, जैसे मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ, आप भी वही फॉलो कर रहे हो, तो हम दोनों में ये चीज़ कॉमन हो गई। तो जितनी भी कॉमन चीज़ वाली थिंग थी, ये लोग ना आपस में एक फैमिली बना लेते थे। ठीक है? और जिस जहाँ पे वो जगह रहते थे, मतलब ये लगा लो कि एक फैमिली का गाँव बन जाता था पूरा, है ना? इतनी फैमिली जब एक ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनका रिलीजन वगैरह सब कुछ एक है। तो वो अपने आप को अब एक फैमिली में मानते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं था कि भाई तू हिंदू है, तू चौहान है, तू मुस्लिम है, मतलब तू शर्मा है, या फिर जो भी कुछ है ना? सिंह है तू, और जो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे लोग बार बस एक ही चीज़ को फ़ॉलो करते थे। जो चीज़ उनमें कॉमन होती थी, वो अपना परिवार बना लेते थे, और उसी को गाँव कहने लग गए थे। ठीक है? गाँव वगैरह नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और गाँव का प्रधान जो होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे। देखा जाता है लीडर ऑफ ग्राम वाज़ नोन एज़ ग्रामीणी। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कंसीडर लार्ज यूनिट कॉल्ड विशु। ठीक है? अब लोगवार इकट्ठे होके गाँव बना रहे हैं, और कुछ गाँव को इकट्ठा कर दें, तो कुछ गाँव को इकट्ठा करके वो क्या बनाते हैं? विशु बनाते हैं। वीआईएसयू है, विशु बोल लो, विशु थोड़ा-सा प्रोनंसिएशन में अजीब लगता है, विशु बोल लेते हैं। ठीक है? और विशु, तो ये कुछ गाँव मिलके आपस में एक विशु बना लेते हैं। ठीक है? कुछ गाँव को मिलान को विशु कहते हैं, और उनका हेड भी होता था, उसको हम बोलते थे विषयपति। दिखा है ना? इट वाज़ हेडेड बाय विषयपति। जो विशु होता था, विशु को हेड करने वाला विषयपति होता था। ठीक है? समझ में आ गया? ग्राम को हेड करने वाला ग्रामीणी, विशु को हेड करने वाला विषुपति। ठीक है? द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट वाज़ कॉल्ड जन और ट्राइब। जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जन या जनजाति जो होती है, तो वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है? देयर वर सेवरल, वहाँ पे बहुत सारे जनजाति ऐसे किंगडम थे ऋग्वैदिक पीरियड में, बहुत सारे जनजाति किंगडम थे, जैसे कि भारतस, मत्स्यस, यदुस, पुरुष। ठीक है? ये काफ़ी सारे ऐसे जनजातीय किंगडम्स थे वहाँ पे।
द हेड ऑफ द किंगडम वाज आल्सो कॉल्ड राजन। जो अब इन किंगडम्स का जो हेड होता था उसको राजन बोलते थे। किंग जो होता था ना उसको राजन बोलते थे। वहाँ पे जो उनका राजा होता था, है ना? समझ में आ रहा होगा। The rich Vedic polity was normally monarchical and succession was hereditary. The king was assisted by पुरोहिता और priest और सेनानी। अब ये जो किंग था, ये जनता जनार्दन की वो कैसे सुनता था? मतलब कि लोग वालों की समस्या का सॉल्यूशन कैसे करता था? तो ये अपने साथ पुरोहिता बोले तो एक पुजारी कह सकते हो आप, पुजारी को और जो उनकी सेना का जो कमांडर होता था, जिसको सेनानी बोलते थे ये लोग, है ना? तो वो उनके मदद से मतलब उनके थ्रू खुद जाके फील्ड में काम नहीं करते थे, उनके थ्रू लोग वालों की समस्या हल की जाती थी। ठीक है, ओके। देयर वर 2 पॉपुलर बॉडी, वहाँ पे 2 पॉपुलर बॉडी भी थी, सभा और समिति रहती थी। द फॉर्मर CF2MB, ये कह लो कि जो ओल्डर जो मतलब एल्डर्स थे, जो बूढ़े-बुजुर्ग लोग थे, वो एक सभा वगैरह बना के ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर जो चर्चा होती थी, वो जवान और जो बुजुर्ग थे, उन सबको मिला के होती थी। तो ऐसा कुछ मतलब ये समझ में आता है कि इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये था कि ये लोग ना एक जो राजन वगैरह होते थे, वो एक सभा बुलाते थे, जिसमें बुड्ढे भी आते थे और जवान भी आते थे। दोनों का एक्सपेक्ट सुन के फिर एक निर्णय लिया जाता था। तो ये चीज़ें समझ में आती है। तो इस तरह का इनका राजनीतिक संगठन ऐसा होता था, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका ऐसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें वो रहती थी। तो फिर फिलहाल जो इसमें इम्पोर्टेंट है ध्यान करने के लिए, ग्रामीण ध्यान करना, विषु विषयपति ध्यान करना, ठीक है? और ये ध्यान रखना है कि कितने किंगडम्स थे और किंगडम्स का जो एक किंगडम्स का जो राजा होता था, राजन इसको बोलते थे, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान रखना। ओके। तो आपका ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन पे इनका प्रकाश डालते हैं, ठीक है? सामाजिक जीवन कैसा होता था? द रिच वैदिक सोसाइटी वाज़ पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल क्या होता है? पितृसत्तात्मक। पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे हमारी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, जिसमें पुरुष प्रधान, है ना? तो वो चीज़ समझ में आ गया। तो उस टाइम पे भी ये सोसाइटी पैट्रियार्कल ही होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग वुमेन को कुछ नहीं समझते। वुमेन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़्ज़त दी जाती थी, लेकिन सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। ठीक हो गया। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज़ फैमिली और ग्राम। द हेड ऑफ द फैमिली वाज़ नोन एज़ गृहपति। जो फैमिली का जो हेड होता था उसे गृहपति बोलते थे, ठीक है? मोनोगैमी वाज़ जनरली प्रैक्टिस्ड व्हाइल पॉलीगैमी। अब ये मोनोगैमी, पॉलीगैमी कौन-सी बला है? देखो मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी ये होता है कि आप मतलब कि अगर जैसे किसी हस्बैंड-वाइफ हैं, ठीक है? कोई हस्बैंड-वाइफ हैं, तो उनको क्या है कि 2-2 3-3 मैरिज नहीं करनी उनको। जैसे कि हम आगे मेडिएवल में देखेंगे कि एक ही राजा की 8-8 10-10 वाइफ होती थी, है ना? तो वो चीज़ नहीं देखेंगे इसमें, हम यहाँ पे सिर्फ़ एक ही चीज़ देखेंगे कि हाँ, एक वाइफ है और एक वाइफ का एक ही हस्बैंड है। ठीक है? कोई हस्बैंड है तो उसकी एक ही वाइफ है और कोई वाइफ है तो उसका एक ही हस्बैंड है, वाइस वर्सा है, ठीक है? कोई उसमें दूसरी मैरिज और ये तीसरी मैरिज पे भरोसा नहीं रखते थे, तो मोनोगैमी तो होता है वो। पॉलीगैमी क्या होता है जिसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें चलता रहता था मामला कि 3-3 4-4 शादियाँ हो जाती थी। तो मोनोगैमी यहाँ पर ज़्यादा देखी गई है, मतलब अधिकांश मोनोगैमी देखी गई है, पॉलीगैमी के भी कुछ अंश मिले। ठीक हो गया। द वाइफ टुक, जो वाइफ होती थी वो घर को सँभालती थी और जितनी भी सेरेमनीज़ होती थी मतलब उसमें पार्टिसिपेट भी करती थी। कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी कि तुम ये काम नहीं करोगी, तुम ये काम नहीं करोगी। वो जितनी भी प वहाँ पे सेरेमनीज़ वगैरह होती थी वो बराबर के साथ देखती थी। लेकिन क्योंकि अब पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पुरुष को प्रधान माना गया वहाँ पे भी, ठीक है? और आज भी ऐसा देखा है। लेकिन फिलहाल तो सब चीज़ चेंजेज़ हो रही हैं धीरे-धीरे, सिविलाइज़्ड हो रहे हैं फिर से हम, ठीक है? वुमेन्स वर गिवन इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ मेन, देखो यहाँ पे लिखा भी है। औरतों को आदमी के समान बराबर इज़्ज़त दी जाती थी, जो कि अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है? उनके आर्थिक विकास विकास के लिए इनको बराबर इज़्ज़त दी जाने लगी। देयर वर वुमेन पोएट्स, लाइक वहाँ पे कुछ वुमेन पोएट्स भी थी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है? विश्वरा, तो ये कुछ लेडीज़ थी पोएट, लेडीज़ वुमेन पोएट, ठीक है? ओके। Women could even attend the popular assemblies. There was no child marriage और practice of sati was absent. कोई भी वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं थी। चाइल्ड मैरिज हमको कितनी देखने को मिलती है ना? तो वहाँ पर कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं थी। बाकायदा लोग बाग एक पर्टिकुलर एज पे जाके एक मैच्योर एज के साथ जाके शादी वगैरह करते थे। कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी और सती प्रथा वहाँ पर नहीं थी, एब्सेंट मानी गई। यहाँ पे सती प्रथा बिल्कुल नहीं हुई। ये बिल्कुल अगेंस्ट थे सती प्रथा के। ठीक है, बोथ मेन एंड वुमेन वर वोर अपर एंड लोअर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। कपास और ऊन के ये लोग कपड़े बनाते थे। अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट दोनों का थोड़ा रहता था अपने-अपने हिसाब का। वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स वर यूज्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। मतलब जो वहाँ पे टूल्स वगैरह आ गए थे ना, जैसे हमने पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, चालकोलिथिक में पढ़े थे कि नए-नए टूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, तो उन सब का यूज़ यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों साथ मिलके करते थे। साथ मिलके मतलब अच्छा खासा इनका सिविलाइज़ चलता था सब कुछ, कि दोनों आपस में एक-दूसरे की हेल्प करेंगे तो दोनों अच्छे से चलेंगे। तो ये चीज़ें रहती थी।
Wheat and barley, milk and its product like curd and ghee, vegetables and fruits were the chief articles of food. ठीक है, wheat and barley जो मतलब गेहूं और जौ, है ना, barley जो, milk and its product like curd, जो क्या कहते हैं, दूध, दही, घी, सब्जियां, फल, ये सब उनके खाने के एस्पेक्ट्स होते थे। ठीक है, ये लोग इसमें खाते थे और ये लोग किसी प्रकार का नॉन वेज वगैरह नहीं खाते थे, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, द ईटिंग ऑफ काउ मीट वॉज प्रोहिबिटेड। बिल्कुल काऊ मीट एकदम बिल्कुल बैन कर रखा था इन लोगों ने कि हाँ, ये हमको खाने नहीं है, तो नॉन-वेज वो बिल्कुल नहीं खाते थे, वो देशी शाकाहारी खाना खाते थे। ठीक है? इसके बाद चैरियट रेसिंग, चैरियट क्या होते हैं? चैरियट होते हैं रथ वगैरह जो होते हैं ना, रथ, वो चैरियट रेसिंग मतलब रथों की रेस, हॉर्स रेसिंग, घोड़ों की रेस, म्यूजिक एंड डांस वर द फेवरेट पास टाइम्स, मतलब ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए रथों की रेस करा देते थे, घोड़ों की रेस करा देते थे और डांस, नृत्य वगैरह, कलाकारी वगैरह ये सब करते रहते थे, मजा आता था, इनका फुल ऐसी जिंदगी चल रही है टॉप की। ठीक है? द सोशल डिविजन्स वर नॉट रिजिड ड्यूरिंग द रिच वैदिक पीरियड एज़ इट वाज़ इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है? तो ये सब इनका था सोशल लाइफ। ठीक है? इनका सामाजिक जीवन कैसा था? कुछ ऐसा था, जैसा हमने बताया। समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, नॉलेज बहुत है। एनसीईआरटी वैदिक कल्चर के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। इस वजह से मैंने, वरना जो एडवांस रहता है वहाँ तो मैं पता ही है आपको, एक लेक्चर मेरी स्टोरी का ही रहता है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पे पहले मेरा लेक्चर स्टोरी का रहेगा, जो मैं आपको जब वहाँ पे दिखाऊँगा ना कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, कैसे उन्होंने मतलब अपने आप को एनलाइटमेंट में लेके आए, है ना? तो वो सब चीज़ें मैं आपको सब दिखाऊँगा, सब आपको वहीं पे लेके चलूँगा उसी पीरियड में। जैसे इंडस वैली में लेके गया था, वैसे ही उसमें लेके चलूँगा, मज़ा आएगा लेक्चर में, ठीक है? इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं अब इनकी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहती है? आर्थिक जीवन उनका कैसा रहता है? Okay, the rich Vedic Aryans were pastoral people and their main occupation was cattle rearing. ये जो आर्यंस थे रिच वैदिक पीरियड में, जो लोग जो आर्यंस थे, उनका क्या था कि वो पेस्टोरल पीपल माने गए। पेस्टोरल पीपल क्या होते हैं? पेस्टोरल पीपल वो होते हैं जो अपने डिपेंड करते हैं पशुओं के ऊपर। अपना जो रहन-सहन का तरीका, अपना जो खाने-पीने का वो है, वो उनका पशुओं पे डिपेंड करता था और ये फोकस भी पशुपालन पे करते थे। ठीक है, लिखा है ना? एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज़ कैटल रियरिंग। उनका मेन ऑक्यूपेशन ही कैटल, पशुपालन करता था, क्योंकि उनसे उनको खाने-पीने की चीज़ें मिलती, जैसे दूध वगैरह मिलता था, तो सेहत बनती थी, मतलब मस्त बॉडी वगैरह बना रहे हैं वो दूध दूध, घी लेके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, वो पशुपालन पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है? व्हेन दे परमानेंटली सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया, दे बिगन टू प्रैक्टिस। जब वो नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटल हो गए, तो उन्होंने खेती-बाड़ी का काम शुरू कर दिया। जब उनको विद द नॉलेज एंड यूज़ ऑफ आयरन्स, ठीक है, जब उनको नॉलेज हुई कि यार इतने बढ़िया-बढ़िया टूल्स हैं हमारे पास, आयरन के टूल्स हैं, कॉपर के टूल्स हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जंगल के जंगल काटने शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द नॉलेज एंड यूज़ ऑफ आयरन दे वर एबल टू क्लीन फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मोर लैंड्स अंडर द कल्टीवेशन। ठीक है, वो एरिया के एरिया खाली करने लगे, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा कर सके, ज़्यादा चीज़ें वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें बना सकें। Carpentry was another important profession and the availability of wood from the forest and clear made the profession profitable. ठीक है, कारपेंट्री भी उनमें आ गई थी, मतलब मस्त काट-वाट के घर-वर बना लेते थे एकदम बढ़िया लकड़ी के, मोटे-मोटे, और लकड़ी के उन्होंने वो बनाने चक्कू जो होते हैं ना, जैसे कुम्हार वगैरह जो बनाते हैं, वो लकड़ी के उन्होंने टूल्स बनाने काफ़ी अच्छी तरह से, शानदार तरीके से शुरू कर दिए थे। ठीक है, कारपेंटर प्रोड्यूस चैरियट्स एंड प्लग्स। जो कारपेंटर होते थे उस टाइम पे, ठीक है, बढ़ई जो होता था उस टाइम पे, वो रथ के रथ बना देता था, है ना? तो ये चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली कि हल वगैरह बना लेते थे। वो हल जो होता है ना, ऐसे बैल के उसमें जो डाला जाता है खेत जोतने के लिए, तो वो सब चीज़ें, हल वगैरह, रथ वगैरह, ये सब वो कारपेंटर्स वगैरह बना देते थे। ठीक है? वर्कर्स इन मेटल मेड अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, स्पिनिंग वाज़ अनदर। तो इसमें कुछ है नहीं। कपड़े वगैरह मैंने बताया आपको, कॉटन वगैरह के कपड़े उनके बनने लग गए थे। तो अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी चलने लग गई थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है? उसके बाद जो अलग इसमें इकोनॉमिक कंडीशन में आती है, वो है ट्रेड वाज़ अनदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो लोग ट्रेडिंग भी करते थे एक-दूसरे से, ठीक है? ट्रेडिंग करने मतलब कि जैसे कोई सामान है, ठीक है? अब सामान प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अलग-अलग जगह जा रहा है प्रोड्यूस, मतलब वहाँ पे बन रहा है एक जगह और अलग-अलग जा रहा है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि ट्रेडिंग भी शुरू हो गई थी, कि लोग-बाग एक-दूसरे की मदद करने भी शुरू कर दिए थे लोग-बागों ने, ठीक है? अब इनका ट्रेडिंग का साधन क्या होता था? ट्रेडिंग का साधन नदियाँ बहुत मेजर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर में बताया था ना, कि नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि रोडें तो उस टाइम पे बनी नहीं थी, कभी अल्ट्राटेक सीमेंट की रोडें, भैया अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा के मकान बन रहे हों, बढ़िया रोडें बन रही हों, है ना? तो रोडें तो थी नहीं, तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में आपको बताया था, याद होगा, है ना? तो ज्योग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे देखो रिलेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट के लिए लिखा भी है देखो, एंड रिवर्स सर्व्ड एज़ इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए नदियाँ वगैरह जाती थी। ठीक है, नदी वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ट्रेड वाज़ कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने बताया कि एक हाथ दे, दूसरे हाथ दे, एक सामान ले, मेरे को दूसरा सामान दे।
बार्टर सिस्टम पे चलता था, कोई वहाँ पे कॉइन वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बट लेटर आफ्टर दैट कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको निष्का बोला जाता है, कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया था, तो वो मीडियम बन गया था एक हमारा ट्रेडिंग का, ठीक है। लेकिन फिलहाल बार्टर सिस्टम, एक हाथ से लेंगे, एक हाथ से देंगे, ठीक है। तो ये चलता था कि अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दो, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक हो गया। In the later times, gold coins called Nishka was used as media of exchange in large transaction. बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए निष्का नाम का एक कॉइन था, वो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां से ये लोग चेंज करना शुरू कर गए थे, ठीक है। तो ये इनका आर्थिक जीवन था, ठीक है। इस तरह से ये लोग आर्थिक जीवन इनका रहता था। अब बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है, धर्म की। द रिच वैदिक आर्यंस वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस। अब ये लोग क्या कहते करते, लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर। मेरी बात सुनो, इनका ना ये था, इनका क्लियर था माइंड कि ये लोग उसको पूजते थे, उनकी पूजा करते थे जिनका इनको लगता था कि यार ये चीज हमको बेनिफिट कर रही है। जैसे कि अब हम गाय है, ठीक है, अब ये गाय से मतलब गाय से इनको दूध मिलता था, तो ये उसकी पूजा करते थे, ठीक है। धरती है, धरती पर रह रहे हैं ये लोग, धरती इनको खाने के लिए चीजें दे रही है, तो ये लोग धरती की पूजा करते थे, ठीक है। बारिश पड़ रही है, तो बारिश का इनको पानी नसीब हो रहा है, तो ये लोग उसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो मतलब जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो ये लोग उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो ये चीज बताई गई, देखो यहाँ पर ही बताई गई है, वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, ठीक है। अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, ये लोग इनकी पूजा ये लोग करते थे, ओके, ठीक है। द इंपॉर्टेंट रिच वैदिक गॉड्स, जो इंपॉर्टेंट रिच वैदिक गॉड्स थे वो थे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वायु, विंड, वायु, वरुण, रेन एंड इंद्र, थंडर, ठीक है। ये पांच चीजें थी, पंच तत्व जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंच तत्व की यहाँ पर पूजा करते थे अच्छे से, ठीक है। इंडिया वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक। इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंद्र वॉज अग्नि। इंद्र से अगला जो इंपॉर्टेंट है वो थी अग्नि। ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज को मानते थे कि यार अग्नि से इनको मस्त खाना वाना पका रहे हैं, कुछ भी चीज है ना। तो ये सब चीजें क्या अब कहीं लिखी हुई तो नहीं है, ये लोग क्या करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, और एंड में जब टाइम पीरियड का एंड आता था, वो पत्ते उत्ते पर लिख के चले जाते थे, वहां से हमको पता चलता था, ठीक है। Who was regarding intermediate report? Varun was supposed to be the upholder of the natural. वरुण जो थे वो जो प्राकृतिक चीजें होती थी, बारिश वगैरह है ना, ये सब चीजें, धूप वगैरह, तो ये सब वरुण को संभाला गया था कि भाई तुम संभालोगे ये क्राइटेरिया, तो ये चीज वो संभालते थे। देयर वर ऑल्सो फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषा। दो फीमेल गॉड भी वहां पर मानी गई हैं, अदिति और उषा। देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर किसी भी प्रकार के कोई मंदिर नहीं होते थे, किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा वहां पर नहीं होती थी, ठीक है। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा, ठीक है। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। घी, मिल्क एंड ग्रीन्स वर गिवन एज ऑफरिंग, ठीक है। ये लोग जो इनको लगता था प्राकृतिक, उनकी पूजा करते थे, और प्रसाद में घी, दूध, दही और ये सब चीजें प्रसाद में दी जाती थी, वीट वगैरह, गेहूं वगैरह प्रसाद में दिए जाते थे, ठीक है। इलेबोरेट रिचुअल्स वर फॉलो ड्यूरिंग द वर्शिप। तो ये उनका रहता था कि वहां पे कोई भी मूर्ति पूजा, कोई भी टेम्पल्स वगैरह नहीं थे। ये लोग जो चीज इनको प्राकृतिक, जो चीज इनको फायदा कर रही थी, ये लोग उन चीज की पूजा करते थे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अर्ली वैदिक धर्म आपको समझ में आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था समझा दी है अच्छे से, सोशल लाइफ समझा दिया, सामाजिक जीवन समझा दिया है, राजनीतिक संगठन समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको अर्ली वैदिक, रिच वैदिक काल अच्छे से आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं मैं, है ना। और अब हम अगले लेक्चर में लेटर वैदिक कवर कर देंगे, तो अगले लेक्चर में आपका सारी चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर फिर आ जाएगा आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। और समझ में अच्छे से आया तो आपको पता ही है, वीडियो पसंद आने पर लाइक किया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके बताओ, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेहनत करो, अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। तो चलो फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी पीक पर है, मजा आएगा आगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।